पानीपत यह विश्वास पाटिल द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1761 में हुए तीसरे पानीपत युद्ध पर आधारित है। यह उपन्यास मराठा साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक इस युद्ध का विस्तृत और शोधपरक वर्णन प्रस्तुत करता है। पाटिल ने ऐतिहासिक तथ्यों, चरित्रों, राजनीतिक रणनीतियों, युद्ध नीति और उस समय के सामाजिक जीवन का जीवंत चित्रण किया है। मराठाओं की वीरता, अब्दाली की क्रूर चालें, युद्ध की रणनीतियां और हार के बाद की भयंकर स्थिति को इस उपन्यास में प्रभावी रूप से दर्शाया गया है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह पराक्रम, त्याग, स्वामी भक्ति और अपने राष्ट्र के लिए लड़ने वाले योद्धाओं के सम्मान की गाथा है। पानीपत उपन्यास पाठकों को उस युग में ले जाता है और उन्हें युद्ध भूमि के हर संघर्ष, भावनात्मक उथल-पुथल और ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव कराता है। भाग 1, मराठों का उदय। छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा शासन की विरासत। हिंदवी स्वराज्य की पुकार। साल 1674, रायगढ़ किला। गगनचुंबी दुर्ग की प्राचीरों पर एक सिंहासन रखा गया था। चारों ओर सैनिक, संत और सरदार खड़े थे। ढोलनगाड़ों की गूंज के बीच एक तेजस्वी योद्धा सिंहासन पर बैठा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में विजन और हृदय में अपार साहस। वह कोई और नहीं बल्कि भारत के इतिहास में स्वराज्य का स्वप्न साकार करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जैसे ही पुरोहित ने जय घोष किया, हर हर महादेव, वैसे ही पूरा किला गूंज उठा। उस दिन न केवल एक राजा का राज्याभिषेक हुआ था, बल्कि एक विचारधारा का जन्म हुआ था, स्वराज्य। एक योद्धा का जन्म। शिवाजी महाराज का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर मुगलों, आदिलशाही, कुतुबशाही और निजामशाही जैसे विदेशी आक्रांताओं का शासन था। आम जनता दबी कुचली थी। हिंदू समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन यह समय कुरुक्षेत्र से कम नहीं था और हर युद्ध में एक अर्जुन अवश्य जन्म लेता है। शिवाजी भी ऐसे ही एक योद्धा थे। उन्होंने कभी अन्याय स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने पहली बार तोरना किला जीता, तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। उनके सेनापति तानाजी मालुसरे ने जब सिंहगढ़ की लड़ाई लड़ी, तब उनका संकल्प स्पष्ट था, गढ़ आला पण सिंह गेला। किला तो आ गया, लेकिन मेरा सिंह चला गया। महाभारत से प्रेरणा। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति महाभारत के अर्जुन से मिलती थी। जैसे अर्जुन युद्ध में चतुर थे, वैसे ही शिवाजी ने गणिमी कावा, गुरिल्ला युद्ध अपनाया। जब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को मात दी, तब भी उन्होंने कृष्ण अर्जुन संवाद को याद किया। धर्मयुद्ध में छल नहीं, युद्ध नीति होती है। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। जब दोनों मिले, तब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को गले लगाया और छुरा निकाल लिया। लेकिन शिवाजी ने अपने हाथ में छिपे वाघनख, बाघ के नाखून की तरह बने हथियार से अफजल खान को उसी के जाल में फंसा दिया। यह कृष्ण नीति का ही एक रूप था। पेशवा बाजीराव प्रथम का उदय। साल 1720, पुणे। मराठा साम्राज्य को और विस्तार की आवश्यकता थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने इस जिम्मेदारी को संभाला। पेशवा बाजीराव प्रथम ने यह साबित कर दिया कि मराठा सेना सिर्फ दक्कन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की नियति बदलने की शक्ति रखती थी। बाजीराव की युद्ध नीति कृष्ण के रणछोड़ रणनीति से प्रभावित थी। वे तेजी से हमला करते, युद्ध में अप्रत्याशित चालें चलते और फिर शत्रु को चौंका देते। जब उन्होंने कहा, दिल्ली अभी दूर है,
लेकिन हमारी तलवार वहां तक जरूर पहुंचेगी। तब पूरा हिंदुस्तान जान गया कि अब मराठे सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रहेंगे। बाजीराव ने उत्तर भारत में मराठा झंडा गाड़ा और दिल्ली की मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। उत्तर से बढ़ता हुआ खतरा, अहमद शाह अब्दाली और कमजोर होता मुगल साम्राज्य। खून की नदियां बहाने आया अब्दाली। साल 1759 कंधार। एक विशाल दरबार सजा था। शाही कपड़ों में बैठा एक खूंखार योद्धा अपना खंजर निकालकर कह रहा था, दिल्ली हमारी जागीर है। हिंदुस्तान को रौंदने का वक्त आ गया है। वह था अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली में मुगलों की हालत खराब थी। आलमगीर द्वितीय एक नाम मात्र का सुल्तान था। उसकी शक्ति केवल कागजों में थी। मुगलों के नवाब, राजपूत और अफगान सभी आपस में लड़ रहे थे। अब्दाली ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वह हिंदुस्तान में लूटपाट करने आया था, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में शकुनी ने कौरवों को भड़काकर छल से पांडवों का राज्य छीन लिया था। मराठों की चेतावनी। दिल्ली के किले में एक बुजुर्ग सलाहकार ने कहा, मराठों को बुलाओ, वे ही इस तूफान को रोक सकते हैं। लेकिन कई मुस्लिम सरदारों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हम हिंदुस्तान पर मराठों का शासन कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन पेशवा नाना साहेब को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने आदेश दिया, दिल्ली को नहीं छोड़ सकते। हिंदुस्तान हमारा भी उतना ही है जितना मुगलों का। सदाशिवराव भाऊ की प्रतिज्ञा। मराठों की सेना तैयार थी। सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने कमान संभाली। वे एक महान योद्धा थे जिनकी तुलना अर्जुन से की जाती थी। जब उन्होंने सेना के सामने प्रतिज्ञा ली तो उनका स्वर गर्जना कर उठा, अगर यह आखिरी युद्ध भी हुआ तो भी हम मराठा शान को झुकने नहीं देंगे। यह कुरुक्षेत्र था, लेकिन अब पांडवों की भूमिका मराठे निभाने वाले थे। आगामी युद्ध और पानीपत का संग्राम। अब्दाली की सेना दिल्ली में प्रवेश कर चुकी थी। मराठे उसकी ताकत से वाकिफ थे, लेकिन वे डरे नहीं। आने वाले समय में पानीपत के मैदान में इतिहास रचा जाने वाला था। मराठों और अब्दाली के बीच महायुद्ध होने वाला था। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन इतिहास में अमर होगा? अगले अध्याय में पानीपत की ओर बढ़ती मराठा सेना, विश्वासराव की वीरता, सदाशिवराव भाऊ की युद्ध नीति और रक्त से सना पानीपत का मैदान। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक अमर कथा है। हिंदुस्तान की मिट्टी पर लिखी गई सबसे रोमांचक गाथा। यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि स्वाभिमान और बलिदान से लड़ा गया था। आगे देखिए, पानीपत का महायुद्ध। भाग 2, भारत की राजनीतिक स्थिति। उत्तर भारत में मराठों का विस्तार। दिल्ली की दहलीज पर मराठों का परचम। साल 1758, दिल्ली का लाल किला। सूरज डूबने को था। लाल किले की प्राचीरों से एक ध्वज नीचे गिराया गया और उसके स्थान पर एक नया ध्वज लहराने लगा, भगवा ध्वज। लाल किले की दीवारों से अब औरंगजेब के मुगल साम्राज्य का प्रतीक चांद तारे का निशान मिट चुका था। अब वहां खड़ा था मराठा साम्राज्य, जिसकी तलवारों की चमक दिल्ली की गलियों में साफ दिखाई दे रही थी। दिल्ली अब हमारी है। यह उद्घोष था मराठा सेनापति रघुनाथराव राघोबादादा का, जिन्होंने 1758 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यह वही दिल्ली थी जो कभी औरंगजेब का गढ़ हुआ करती थी, अब वह मराठों के अधीन थी। मराठा योद्धा घोड़ों पर सवार होकर लाल किले के दरवाजों से अंदर प्रवेश कर रहे थे। लोग अपनी छतों से इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। इतिहास बदल चुका था।
दिल्ली अब केवल एक नाम मात्र की राजधानी थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक कमजोर शासक था जो मराठों के समक्ष झुकने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। मराठों की शक्ति का विस्तार। मराठों का लक्ष्य केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था। वे पूरे उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के सेनापतियों को पराजित किया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर तक मराठों का प्रभाव फैल चुका था। मराठों की इस विजयगाथा ने पूरे भारत को चौंका दिया था। राजपूत, जाट, रोहिला और अवध के नवाब सब यह सोचने पर मजबूर थे कि क्या वे मराठों के साथ खड़े होंगे या उनके विरोध में जाएंगे। शत्रु और मित्र। मराठों की कूटनीति। कूटनीति का रणक्षेत्र। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कूटनीति के माध्यम से पांडवों की सहायता की, उसी प्रकार मराठों को भी इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कूटनीति की आवश्यकता थी। उत्तर भारत में कई शक्तियां थीं। शुजाउद्दौला, अवध का नवाब। राजपूत राजा। रोहिला पठान। सिख शक्ति। मराठों के पास दो रास्ते थे, या तो वे अकेले अब्दाली का सामना करें या फिर उत्तर भारत की इन शक्तियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। शुजाउद्दौला से संधि की कोशिश। साल 1759। अवध का दरबार। अवध के नवाब शुजाउद्दौला अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने पेशवा नाना साहेब के दूत खड़े थे। मराठा दूत, नवाब साहब, अब्दाली हिंदुस्तान पर कहर बनकर टूटने वाला है। हमें एक साथ आकर इस आक्रमण को रोकना होगा। शुजाउद्दौला कुछ देर सोचते रहे। उनके मन में संदेह था, क्या मराठे सच में इस देश के रक्षक हैं या वे केवल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मैं अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता। यही कूटनीति का खेल था। शुजाउद्दौला जानते थे कि अगर वे मराठों का साथ देते हैं तो अब्दाली उनका शत्रु बन जाएगा, लेकिन अगर वे अब्दाली का साथ देते हैं तो मराठे उनके खिलाफ हो जाएंगे। राजपूतों का संशय। इसी समय मराठों ने राजपूतों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। राजपूतों के महलों में चर्चाएं होने लगीं। क्या हम मराठों का साथ दें? कुछ राजपूतों ने समर्थन किया, लेकिन कई पुराने जख्मों को याद कर रहे थे। मराठों ने कुछ वर्षों पहले हमारे राज्यों पर आक्रमण किया था। हम उन पर कैसे भरोसा करें? यही कारण था कि राजपूतों ने इस युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय लिया। रोहिलों की चाल। रोहिला पठान, जो दिल्ली और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते थे, अब्दाली से प्रभावित थे। उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे मराठों का विरोध करेंगे। मराठों ने रोहिला सरदारों को पत्र भेजे, हम भारत के रक्षक हैं। यह हमारी भूमि है और हमें इसे बाहरी आक्रमणकारियों से बचाना होगा। लेकिन रोहिला सरदारों ने अब्दाली को पत्र लिखा, जल्द आइए, हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। पानीपत की आहट। मराठे अकेले पड़ चुके थे। शुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ देने का निर्णय लिया। राजपूतों ने तटस्थ रहने का फैसला किया और रोहिला पठान अब्दाली के साथ पहले से ही मिल चुके थे। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और गरज कर कहा, अगर पूरे हिंदुस्तान ने हमें छोड़ दिया तो भी हम अकेले लड़ेंगे। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान के लिए है। अब पानीपत की रणभूमि करीब थी। मराठा सेना दिल्ली से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। अब्दाली और उसकी विशाल सेना भी आगे बढ़ रही थी। आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पर भारत की सबसे भयावह लड़ाई लिखी जाने वाली थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि एक वीरगाथा है।
एक ऐसी गाथा जिसमें साहस, रणनीति और बलिदान की अमर गाथा छिपी हुई है। अगले भाग में मराठों की दिल्ली से पानीपत की ओर यात्रा, युद्ध की तैयारियां और रक्तरंजित युद्ध भूमि। भाग 3, युद्ध का आह्वान। अब्दाली का सामना करने का निर्णय। पुणे, शनिवारवाड़ा, मराठा दरबार में महत्वपूर्ण बैठक। साल 1759, पुणे के शनिवारवाड़ा में मराठा साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। पेशवा नाना साहेब, सदाशिवराव भाऊ, होलकर, शिंदे और मराठा सरदार एक बड़े सभागार में इकट्ठा हुए थे। सामने उत्तर भारत की मानचित्र थी और एक बड़ी चिंता ने पूरे दरबार को घेर रखा था। अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान में घुस चुका है। वह तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि अब्दाली का आना मात्र एक सैन्य आक्रमण नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पेशवा नाना साहेब ने गंभीर स्वर में कहा, मराठा साम्राज्य सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रह सकता। यदि हमने अब्दाली को रोका नहीं तो पूरा हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा। श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ, जो इस सभा में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, अपने स्थान से उठे और बोले, अगर अब्दाली को रोकना है तो मराठाओं को उत्तर की ओर कूच करना ही होगा। सदन में कोलाहल मच गया। कुछ सरदार चिंतित थे। उत्तर में हमारी मित्रता बहुत कमजोर है। राजपूत हमारे साथ नहीं हैं। अवध के नवाब भी अब्दाली की ओर झुके हुए हैं और रोहिला पठान पहले ही उसके साथ मिल चुके हैं। लेकिन सदाशिवराव भाऊ ने आत्मविश्वास से कहा, मराठा तलवारें किसी संधि की मोहताज नहीं होती। हम अकेले भी लड़ेंगे पर भारत भूमि की रक्षा करेंगे। उनके शब्दों ने पूरे दरबार में एक नई ऊर्जा भर दी। पेशवा नाना साहेब ने आखिरकार निर्णय लिया। मराठा सेना उत्तर भारत की ओर प्रस्थान करेगी। सदाशिवराव भाऊ इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। इस निर्णय के साथ ही मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया। सदाशिवराव भाऊ का नेतृत्व। मराठा सेना की कूच। सन 1760 की शुरुआत में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना पुणे से उत्तर की ओर रवाना हुई। यह कोई साधारण सेना नहीं थी। 50,000 से अधिक सैनिक, 25,000 अश्वारोही योद्धा, सैकड़ों तोपें, विशाल रसद व्यवस्था। सैनिकों के साथ भाऊ ने राजा विश्वासराव, जो पेशवा नाना साहेब के पुत्र थे, को भी सेना में शामिल किया। यह देखकर कई अनुभवी सेनानायक चौंक गए। यह तोपों और रसद के साथ एक पूरी मराठा रियासत की तरह बढ़ रही सेना है। लेकिन यही सदाशिवराव भाऊ की रणनीति थी। वे मुगलों की तरह युद्ध नहीं करना चाहते थे, बल्कि मराठा स्वराज्य की पूरी शक्ति उत्तर में ले जाना चाहते थे। युद्धनीति और संगठन। सदाशिवराव भाऊ सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने पानीपत के युद्ध से पहले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक, तोपखाने पर विशेष ध्यान। मराठाओं के पास अब्दाली की तुलना में अधिक तोपें थीं। भाऊ ने यूरोपीय शैली की तोपों को युद्ध में प्रमुख स्थान देने की योजना बनाई। 2, गणपति की मूर्ति। सेना में भाऊ ने मराठा शिविर में श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करवाई और कहा, जब तक यह मूर्ति हमारे साथ है तब तक मराठा सेना अजेय है। 3, गुरिल्ला युद्ध की जगह खुली लड़ाई। मराठों की पारंपरिक रणनीति गुरिल्ला युद्ध थी, लेकिन भाऊ ने एक संगठित युद्ध नीति अपनाने का फैसला किया। 4, आपूर्ति मार्ग को सुरक्षित करना। मराठा सेना बड़ी थी, इसलिए रसद और आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। मराठा सेना और महाभारत का संदर्भ।
सदाशिवराव भाऊ का नेतृत्व अर्जुन के समान था। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना का नेतृत्व किया था, वैसे ही भाऊ ने उत्तर भारत में मराठा सेना का नेतृत्व किया। कई मराठा सैनिकों को भी यही लगता था कि यह युद्ध महाभारत के समान है, अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई। एक दिन मराठा खेमे में एक पुरोहित ने भाऊ से पूछा, क्या आपको यह युद्ध धर्म युद्ध लगता है? भाऊ ने उत्तर दिया, यह युद्ध सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं है, यह भारत की अस्मिता की लड़ाई है। अगर हम नहीं लड़े तो अब्दाली इस धरती को रक्त से लाल कर देगा। यह सुनकर सैनिकों में और भी जोश भर गया। अब्दाली और मराठों की पहली टक्कर। मराठा सेना दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और अब्दाली भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन मराठा जासूसों ने खबर दी, अब्दाली की सेना गंगा पार कर चुकी है और तेजी से आगे बढ़ रही है। भाऊ ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बोले, अब समय आ गया है, हम अब्दाली को दिल्ली के पास रोकेंगे। पानीपत की रणभूमि की ओर बढ़ते कदम। मराठा सेना अब एक बहुत ही निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। युद्ध के पहले की रात को भाऊ ने अपनी सेना को संबोधित किया, कल हमारी परीक्षा की घड़ी है। यह युद्ध सिर्फ एक विजय या पराजय का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी आन बान और शान की लड़ाई है। जो सूरज कल उगेगा वह या तो हमें विजयी मराठा कहेगा या फिर हमें शहीदों की तरह याद करेगा। सैनिकों ने गर्जना की, हर हर महादेव। अगली सुबह मराठा सेना और अब्दाली की विशाल सेना आमने सामने थी। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह भारत के भविष्य की लड़ाई थी। क्या मराठा साम्राज्य इस युद्ध में विजयी होगा? क्या सदाशिवराव भाऊ अपनी रणनीति से अब्दाली को हरा पाएंगे? अगले भाग में पानीपत का भीषण युद्ध और मराठा वीरों की महान गाथा। भाग 4, पानीपत की ओर यात्रा। मराठा सेना की यात्रा, रसद, युद्ध की तैयारी और रणनीतिक चुनौतियां। दक्कन से दिल्ली तक एक कठिन यात्रा। 1760 के मध्य में जब सदाशिवराव भाऊ ने मराठा साम्राज्य की सेना को इकट्ठा किया, तब उनका लक्ष्य केवल एक युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की अखंडता की रक्षा करना था। दिल्ली उस समय अराजकता का शिकार थी, मुगलों की शक्ति केवल नाम मात्र रह गई थी और अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत में अपने पैर जमा चुका था। लेकिन पानीपत की इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती केवल शत्रु सेना ही नहीं थी, बल्कि रसद, मौसम और अनगिनत प्रशासनिक बाधाएं भी थीं। भाऊ की सेना पुणे से निकलते ही कई तरह की कठिनाइयों से घिरी। सेना विशाल थी, लगभग 70,000 सैनिक, जिनमें पेशवा की नियमित सेना, घुड़सवार टुकड़ियां, पैदल सैनिक, तोपखाने और सहायक बल शामिल थे। साथ में महिलाओं और बच्चों समेत हजारों आम नागरिक भी थे, जो इस युद्ध अभियान के दौरान यात्रा कर रहे थे। उनके साथ 200 तोपें, हजारों बैलगाड़ियां और विशाल रसद सामग्री थी। लेकिन यह सेना जितनी विशाल थी, उसकी आवश्यकताएं भी उतनी ही बड़ी थीं। मराठों की रसद व्यवस्था और युद्ध की तैयारी। मराठा सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रसद। युद्ध जीतने के लिए केवल हथियार नहीं, बल्कि अनाज, घोड़ों के लिए चारा, बारूद और वित्तीय संसाधन भी आवश्यक थे। पुणे से चलते समय मराठों ने सोचा था कि वे दिल्ली पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से रसद जुटा लेंगे, लेकिन जब तक वे उत्तर भारत पहुंचे, अब्दाली की सेना और उसकी मित्र शक्तियां पहले ही आपूर्ति मार्गों को काट चुकी थीं। मराठों के पास रसद सीमित थी और इसे लंबे समय तक बनाए रखना कठिन था। भाऊ ने इस स्थिति को देखते हुए कुछ साहसी निर्णय लिए।
उन्होंने सबसे पहले अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय किसानों से सीधे भोजन न लें, क्योंकि इससे जनता का समर्थन खोने का खतरा था। इसके बजाय उन्होंने अपने खजाने से व्यापारियों को भुगतान करके अनाज और आवश्यक वस्तुएं खरीदी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, शत्रुओं ने उनके सप्लाई लाइनों को कमजोर करना शुरू कर दिया। यहाँ से एक रणनीतिक चुनौती उत्पन्न हुई, क्या सेना को सीधे अब्दाली से भिड़ना चाहिए या पहले रसद की व्यवस्था करनी चाहिए। भाव के सामने यह महाभारत के अर्जुन की तरह एक धर्म संकट था। जैसे अर्जुन को युद्ध के नैतिक प्रश्नों से जूझना पड़ा था, वैसे ही भाव को अपने सैनिकों और जनता की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ रहे थे। भाव और विश्वासराव का संवाद। दिल्ली के निकट पहुंचने से पहले एक रात शिविर में भाव और उनके भतीजे विश्वासराव के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। चाचा साहेब, यदि रसद की यही स्थिति रही तो हमारी सेना कब तक टिक पाएगी? विश्वासराव ने चिंतित स्वर में पूछा। भाव ने गहरी सांस ली, फिर बोले, हम पानीपत में शत्रु को रोकने आए हैं, परंतु अब्दाली हमसे पहले यहाँ आ पहुंचा है। रसद कम हो रही है, मित्र शक्तियां भी पीछे हट रही हैं। लेकिन हम इस युद्ध को छोड़ नहीं सकते। हमारी हार केवल हमारी हार नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हार होगी। विश्वासराव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर हमें युद्ध शीघ्र करना होगा, अन्यथा भूख और थकान हमारी सेना को पहले ही पराजित कर देगी। तुम सही कहते हो विश्वास, भाव ने दृढ़ स्वर में कहा। परंतु अब हमें एक और उपाय निकालना होगा। हमें शत्रु को उलझाना होगा, रसद मार्ग खोलने होंगे और दिल्ली के शासकों को अपने पक्ष में करना होगा। किस्मत का खेल और रसद की विफलता। मराठों ने इस दौरान एक और गलती की। उन्होंने पानीपत के पास अपनी सेना को स्थापित कर दिया, लेकिन रसद का उचित प्रबंध किए बिना। अब्दाली ने इस स्थिति का लाभ उठाया और मराठों को घेरकर उनकी आपूर्ति लाइनों को पूरी तरह बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप मराठा सैनिकों को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। घोड़ों को खिलाने के लिए चारा नहीं बचा, जिससे घुड़सवार सेना भी कमजोर पड़ने लगी। इस स्थिति में मराठा सेना को यह समझ आ गया कि अब युद्ध टालना संभव नहीं है। या तो वे दुश्मन को मात देंगे या खुद मिट जाएंगे। अफगान गठबंधन की मजबूती, अब्दाली को बढ़ता समर्थन। अब्दाली की चतुर रणनीति। अहमद शाह अब्दाली केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। उसने मराठों की कमजोरी को पहचान लिया था, रसद की कमी, स्थानीय समर्थन की अस्थिरता और मित्र शक्तियों का धीरे धीरे दूर होना। उसने न केवल अपनी अफगान सेना को मजबूत किया, बल्कि भारत में पहले से मौजूद मुस्लिम सरदारों और अन्य शक्तियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। रोहिल्ला और शुजाउद्दौला का समर्थन। अब्दाली की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी रोहिल्ला पठानों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ पाना। रोहिल्ला सरदार नजीब-उद-दौला ने अब्दाली को भारत में आमंत्रित किया था। उसने अब्दाली से कहा था, मराठे हमारी धरती को अपने अधीन कर रहे हैं। यदि तुम इस बार विजय प्राप्त कर लेते हो तो उत्तर भारत सदा के लिए अफगानों का हो जाएगा। नजीब की इस बात पर अब्दाली मुस्कुराया और बोला, मैं केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत को स्थायी बनाने आया हूँ। हिंदुस्तान का ताज दिल्ली में नहीं, बल्कि पानीपत में तय होगा। दूसरी ओर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सामने धर्म और राजनीति दोनों के प्रश्न थे। वह जानता था कि मराठे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन उसने अपनी ताकत अब्दाली के पक्ष में लगाई। उसने सोचा कि यदि वह अफगानों का साथ देगा तो उसे भविष्य में दिल्ली पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। मराठों के मित्रों की दुविधा। जहां अब्दाली लगातार मित्र जोड़ रहा था,
वहीं मराठों को उम्मीद थी कि पंजाब का सिख समुदाय उनकी मदद करेगा। लेकिन सिखों के पास अपने संघर्ष थे और वे इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं हो सकते थे। राजपूत भी इस मुद्दे पर बंटे हुए थे और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने भी तटस्थ रहना ही सही समझा। यह स्थिति किसी महाभारत से कम नहीं थी। जैसे दुर्योधन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी, वैसे ही भाव ने भी अपने मित्रों से समर्थन मांगा था। लेकिन जिस तरह कृष्ण केवल पांडवों को अपनी नीति दे सकते थे, वैसे ही भाव के मित्र केवल सहानुभूति जता सकते थे, पर खुलकर मैदान में नहीं उतर सकते थे। अंतिम मोड़। अब स्थिति स्पष्ट थी। मराठे रसद की कमी और गठबंधन की नाकामी से जूझ रहे थे, जबकि अब्दाली की सेना हर दिन मजबूत होती जा रही थी। पानीपत के मैदान में युद्ध अवश्यंभावी था। भाव जानते थे कि अब केवल एक ही रास्ता बचा था, आखिरी दम तक लड़ना। जय भवानी युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तलवारें खींच चुकी थीं। अब केवल भाग्य ही तय कर सकता था कि पानीपत का रक्तरंजित दिन किसका होगा। भाग 5। पानीपत में आमना सामना। घेराबंदी और संकट। मराठे कैसे पानीपत में फंस गए। रणभूमि का गूढ़ सन्नाटा। नवंबर 1760 की शुरुआत में मराठा सेना जब पानीपत पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध एक लंबे, थकाऊ और विनाशकारी घेराबंदी में बदल जाएगा। अहमद शाह अब्दाली, जो पहले ही पानीपत के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर चुका था, मराठों को चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार था। मराठों के लिए सबसे बड़ा खतरा अब्दाली की विशाल सेना नहीं थी, बल्कि वह समय था जो उनकी रसद और धैर्य दोनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। मराठों ने पानीपत के मैदान में अपने लिए एक मजबूत छावनी बना ली थी। यह छावनी भाव की सेना की आखिरी आशा थी, लेकिन यह धीरे धीरे एक जाल में बदल रही थी। एक रात जब पूरा मराठा शिविर शांत था, पेशवा के सेनापति सदाशिवराव भाव ने अपने घनिष्ठ सहयोगी इब्राहिम खान गारदी से कहा, हम शेर की तरह आए थे, लेकिन लगता है कि अब हमें बचे हुए चारे की तरह जिंदा रहना पड़ेगा। अब्दाली हर मोर्चे पर हमें जकड़ रहा है। गारदी, जो अपने साहस के लिए मशहूर थे, जवाब में बोले, लेकिन भाऊ, क्या अर्जुन ने महाभारत में रणभूमि छोड़ दी थी? नहीं। जब हर तरफ अंधेरा था, तब भी उन्होंने गांडीव उठाया था। हमारे पास अभी भी जज्बा है, पर हमें जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा। रसद की भारी कमी, भूख से लड़ते मराठा योद्धा। मराठा सेना लगभग 70,000 सैनिकों के साथ आई थी। इतने बड़े सैन्य दल के लिए भोजन, पानी और गोला बारूद की निरंतर आपूर्ति आवश्यक थी। लेकिन अब्दाली की सेना ने उनकी रसद आपूर्ति को पूरी तरह से रोक दिया था। गेहूं और चावल की बोरियां खत्म हो चुकी थीं। घोड़ों के लिए चारा नहीं बचा था, जिससे घुड़सवार सेना कमजोर पड़ने लगी। सैनिकों के पास खाने के लिए सूखी रोटियां और कभी कभी सिर्फ गन्ने का रस बचा था। मराठा खेमे में बीमारी फैलने लगी, क्योंकि साफ पानी भी कम होने लगा था। इन हालात में एक दिन भाव ने अपने विश्वासपात्र विश्वासराव से पूछा, हमारे पास कितने दिन का राशन बचा है? विश्वासराव ने निराशाजनक स्वर में जवाब दिया, शायद 1 सप्ताह, उससे ज्यादा नहीं। भाव ने मुट्ठी भींच ली। उनके मन में वही धर्म संकट था जो अर्जुन ने महाभारत में महसूस किया था। क्या यह युद्ध लड़ना सही है? क्या हमें एक और रास्ता ढूंढना चाहिए? घेराबंदी का प्रभाव, मनोबल गिरता गया। मराठों की सेना सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी टूट रही थी। सैनिक जोश में थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनका धैर्य कमजोर हो रहा था।
घेराबंदी के तीसरे सप्ताह तक मराठों ने अपने कुछ घोड़े काटकर खाना शुरू कर दिया। सैनिकों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। रात को किसी भी समय शत्रु हमला कर सकता था, इस डर से मराठा सैनिक ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। इस बीच अब्दाली की सेना बाहर से और मजबूत होती जा रही थी। उसे दिल्ली और आसपास के शासकों से और समर्थन मिल रहा था, जिससे उसकी रसद आपूर्ति निर्बाध चल रही थी। अब मराठों के पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो युद्ध में कूद पड़े या फिर शांति की कोई आखिरी कोशिश करें। असफल कूटनीतिक प्रयास, युद्ध से पहले आखिरी वार्ताएं। भाव की आखिरी रणनीति। मराठा परंपरा हमेशा से वीरता और कूटनीति दोनों पर टिकी थी। भाव जानते थे कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं मिला तो उनकी सेना पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक आखिरी बार अब्दाली से बातचीत करने की सोची। भाव ने अपने विश्वसनीय राजदूत नाना फडणवीस और मल्हारराव होलकर को भेजने का निर्णय लिया। संदेश था, हमें शांति चाहिए। अगर उचित संधि हो सके तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। अब्दाली का ठुकराया हुआ जवाब। जब यह संदेश अहमद शाह अब्दाली के दरबार में पहुंचा तो उसने अपने सलाहकारों को बुलाया। नजीब-उद-दौला, जो अब्दाली का सबसे करीबी सहयोगी था, हंसते हुए बोला, मराठे अब घुटने टेकने लगे हैं। यह अच्छा संकेत है। अब्दाली ने गंभीर स्वर में कहा, शेर कभी अपने शिकार से संधि नहीं करता। अगर हम अब संधि करते हैं तो हिंदुस्तान में हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हम मराठों को पूरी तरह हराकर ही दम लेंगे। इसके बाद अब्दाली ने मराठों को यह संदेश भेजा, अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची। या तो मराठे मैदान छोड़कर भाग जाएं, या फिर हमारी तलवारों का सामना करें। जब यह संदेश मराठा खेमे में पहुंचा तो नाना फडणवीस और मल्हारराव होलकर को गहरा आघात लगा। नाना फडणवीस ने निराश स्वर में कहा, अब कोई और विकल्प नहीं, हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। कृष्ण और अर्जुन का संदर्भ, क्या यही धर्मयुद्ध था? जब भाव को यह खबर मिली कि अब्दाली ने संधि से इनकार कर दिया है तो वे कुछ देर चुप रहे। फिर वे धीरे धीरे अपनी तलवार उठाकर बोले, अब यह कुरुक्षेत्र बन चुका है। जैसे अर्जुन ने गीता में अपने संशय दूर कर युद्ध को स्वीकार किया था, वैसे ही हमें भी करना होगा। यह धर्मयुद्ध है और हम अंत तक लड़ेंगे। उनके इस फैसले से पूरा मराठा शिविर गूंज उठा। हर हर महादेव। अब यह स्पष्ट था, अब पानीपत में सिर्फ युद्ध होगा और कुछ नहीं। युद्ध से पहले अंतिम रात्रि, सन्नाटा और आशा। उस रात मराठा सेना के हर योद्धा ने अपने प्रियजनों को याद किया। कुछ ने भगवद गीता के श्लोक पढ़े तो कुछ ने शिवाजी महाराज का स्मरण किया। विश्वासराव, जो युद्ध में अपनी पहली बड़ी परीक्षा देने जा रहे थे, अपने चाचा भाव के पास पहुंचे और बोले, चाचा साहेब, क्या आप सोचते हैं कि हम जीतेंगे? भाव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जीत और हार ईश्वर के हाथ में होती है, विश्वास। लेकिन हम लड़ेंगे जैसे अर्जुन लड़े थे, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। हर हर महादेव। अब मराठों और अब्दाली के बीच युद्ध तय हो चुका था। घेराबंदी की वजह से मराठों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनके मनोबल और संकल्प में कोई कमी नहीं थी। अगली सुबह सूरज उगते ही पानीपत के मैदान में तलवारें चमकने लगीं। अब एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। अगला भाग, पानीपत का महायुद्ध और उसका परिणाम। भाग 6, पानीपत की तीसरी लड़ाई का आरंभ। युद्ध की रणनीतियां।
सेनाओं की तैनाती और रणकौशल। पानीपत का रणभूमि इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का मंच। 14 जनवरी 1761 की सुबह आसमान पर हल्का कुहासा था। चारों ओर मराठा और अफगान सेनाओं की टुकड़ियां अपनी अपनी पंक्तियों में खड़ी थीं। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक महायुद्ध था जिसमें एक ओर मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी तो दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली की सल्तनत का विस्तार। सदाशिवराव भाऊ ने एक गहरी नजर अपनी सेना पर डाली। सामने से अब्दाली की विशाल सेना एक सर्प की भांति रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। मराठाओं के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि उनका अस्तित्व दांव पर था। आज हम मराठा साम्राज्य की शान के लिए लड़ेंगे, भाऊ ने गरजते हुए कहा। मराठा सेना की तैनाती। भाऊ ने अपनी सेना को कुशलतापूर्वक विभाजित किया। एक मध्य भाग मुख्य बल, इसमें 10,000 अनुभवी पैदल सैनिक थे जिनका नेतृत्व खुद सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव कर रहे थे। 2 दाहिना मोर्चा मल्हार राव होलकर की घुड़सवार सेना यहाँ तैनात थी। 3 बाया मोर्चा शिंदे और गार्दी सैनिकों की एक अलग टुकड़ी जिसे अफगानों की घेराबंदी को तोड़ने का दायित्व सौंपा गया था। 4 पीछे का मोर्चा रसद और अन्य आपूर्तियों की रक्षा के लिए। अब्दाली की सेना की तैनाती। अब्दाली ने रणनीति के तहत अपनी सेना को इस प्रकार विभाजित किया। 1 मध्य भाग अफगान घुड़सवार और रोहिला सैनिक। 2 बाया मोर्चा नजीबुद्दौला के नेतृत्व में रोहिला पठान। 3 दाहिना मोर्चा शुजाउद्दौला की सेना। 4 पीछे की टुकड़ी युद्ध के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। अब्दाली जानता था कि मराठा घुड़सवार ताकतवर थे, लेकिन उसकी योजना थी कि वह उन्हें धैर्यपूर्वक थका देगा। प्रारंभिक हमले, पहली टक्कर और प्रत्याक्रमण। पहला हमला मराठों का आक्रामक प्रहार। जैसे ही भोर की पहली किरणें पानीपत की भूमि पर पड़ी, भाऊ ने युद्ध का संकेत दिया। मराठा सेना ने घोड़ों को एड़ लगाई, तलवारें चमक उठीं और रणभूमि गूंज उठी। हर हर महादेव। मराठों की बाईं ओर से इब्राहिम खान गार्दी के प्रशिक्षित सैनिकों ने अफगानों पर तोपों की पहली बौछार कर दी। जमीन हिल उठी। गार्दी सैनिकों ने मुगल तोपों से प्रेरित होकर खास तोपें बनवाई थीं, जो दुश्मन की पंक्तियों में बड़ी तबाही मचा रही थीं। मल्हार राव होलकर की घुड़सवार सेना बिजली की गति से अफगान खेमे पर टूट पड़ी। आज मराठों की तलवारें आग उगलेंगी, एक घुड़सवार सैनिक ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार से दुश्मन के एक अफगान सैनिक को गिरा दिया। अब्दाली यह देख क्रोधित हो गया। वह जानता था कि यदि मराठा पहली पंक्ति तोड़ देंगे तो अफगानों के लिए हालात बिगड़ सकते हैं। उसने तुरंत अपनी बाईं ओर की सेना को आदेश दिया, मराठों को पीछे धकेलो, उन्हें घेर लो। अफगान सेना का पहला प्रत्याक्रमण। रोहिला पठानों ने तेजी से अपनी रणनीति बदली और मराठों को घेरने लगे। लेकिन मराठों के लिए यह कोई नया अनुभव नहीं था। उन्होंने शिवाजी महाराज के गुरिल्ला युद्ध कौशल से सीखा था। वे तेजी से अपने हमलों की दिशा बदल रहे थे, जिससे अफगान सेना विचलित हो रही थी। अर्जुन और कर्ण का संदर्भ, एक धर्मयुद्ध की छवि। इस भयंकर युद्ध को देखकर भाऊ के मन में महाभारत का वह दृश्य उभर आया जब अर्जुन और कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने थे। अर्जुन को अपने धर्म का ज्ञान था, लेकिन उसे युद्ध में असमंजस था। भाऊ ने खुद से कहा, यदि अर्जुन धर्मयुद्ध में संकोच नहीं करता तो मैं क्यों रुकूं? और फिर उन्होंने विश्वासराव से कहा, आज हम अर्जुन की तरह लड़ेंगे, चाहे सामने कितने ही कर्ण क्यों न हो। विश्वासराव मुस्कुराए और अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। युद्ध का रक्तरंजित पहला पहर।
जैसे जैसे समय बीतता गया, मराठों और अफगानों के बीच भयंकर संघर्ष जारी रहा। गार्दी सैनिकों की तोपें आग उगल रही थीं। मराठा घुड़सवारों की तलवारें दुश्मनों पर बिजली की तरह गिर रही थीं। अफगानों ने मराठों की पहली पंक्ति को धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की, परंतु अब्दाली की सेना संख्या में अधिक थी। धीरे धीरे अफगान सेना ने अपना घेरा कसना शुरू कर दिया। सैनिकों की चीखें, तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट सब मिलकर एक भयंकर दृश्य बना रहे थे। भाऊ साहेब, हमें अब निर्णायक प्रहार करना होगा, गार्दी ने चेतावनी दी। और यही हम करेंगे, भाऊ गरजे, और मराठों ने अंतिम वार की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध का पहला चरण समाप्त हो रहा था। मराठे अभी तक डटे हुए थे, लेकिन उनकी सेना थक रही थी। अफगानों ने अपनी संख्यात्मक शक्ति का लाभ उठाकर धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। अब अगला भाग निर्णायक होने वाला था, मराठों का अंतिम प्रहार या फिर इतिहास में दर्ज होने वाली एक महान बलिदान गाथा। अगला भाग युद्ध का निर्णायक मोड़ और मराठा शौर्य का अंतिम प्रदर्शन। भाग 7, पानीपत का निर्णायक मोड़। विश्वासराव की मृत्यु, युद्ध की दिशा कैसे बदल गई। 14 जनवरी 1761 की भोर पानीपत की रणभूमि पर चारों ओर युद्ध का कोलाहल था। मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना आमने सामने थी। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन अब्दाली की रणनीति और विशाल सेना ने युद्ध को लंबा खींच दिया था। मराठा सेना में सबसे बड़ा आघात तब लगा जब पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे और मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी विश्वासराव को युद्ध के बीच में गोली लग गई। वह युवा, तेजस्वी और वीर योद्धा था जो मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था। एक अफगान बंदूकधारी की गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। कुछ क्षण पहले तक वह अपने घोड़े पर युद्ध को दिशा दे रहा था, लेकिन अचानक उसका निःस्पंद शरीर भूमि पर गिर पड़ा। विश्वासराव, उठो बेटा, सेनापति सदाशिवराव भाऊ चिल्लाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। पूरी मराठा सेना पर जैसे वज्रपात हो गया। यह क्षण मराठा सेना के लिए सबसे निर्णायक मोड़ था। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। कई तो यह सोचकर भागने लगे कि अगर युवराज ही नहीं रहे तो युद्ध जीतने का क्या लाभ। महाभारत में ठीक ऐसा ही प्रसंग अभिमन्यु के वध के समय देखने को मिलता है। अर्जुन का वीर पुत्र जब चक्रव्यूह में फंसकर शत्रुओं से घिर गया था, तब कौरव सेना ने उसके साथ अन्याय किया। जब अभिमन्यु गिरा तो पांडव सेना का मनोबल टूट गया। ठीक वैसे ही विश्वासराव की मृत्यु ने मराठा सेना की आत्मा को झकझोर दिया। सदाशिवराव भाऊ की अंतिम लड़ाई, आखिरी प्रयास। विश्वासराव की मृत्यु के बाद भी सदाशिवराव भाऊ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमर से तलवार निकाली, घोड़े से उतरे और सीधे युद्ध के मैदान में उतर गए। उनके साथ हजारों मराठा सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की, हर हर महादेव। अब्दाली की सेना भौचक्की रह गई। उन्होंने सोचा था कि मराठा सेना अब पूरी तरह बिखर चुकी होगी, लेकिन भाऊ का संकल्प अडिग था। वह स्वयं युद्ध की अग्रिम पंक्ति में उतर गए और एक के बाद एक अफगान सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगे। लेकिन युद्ध भाग्य से चलता है, केवल साहस से नहीं। मराठा सेना थक चुकी थी, उनके पास भोजन पानी की कमी थी और अफगान सेना लगातार नए सैनिक उतार रही थी। भाऊ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंततः चारों तरफ से घिर गए। अब्दाली की सेना के जनरल शुजा उद्दौला ने उन्हें पहचान लिया। यही मराठों का सेनापति है, इसे खत्म करो, एक अफगान सैनिक चिल्लाया। भाऊ की तलवार चमकी, लेकिन अधिक संख्या में घिरने के कारण वह अंतः रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए।
मराठा सेना तितर बितर हो गई। युद्ध का अंत और इतिहास पर प्रभाव। पानीपत का यह युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक अमिट अध्याय बन गया। मराठों की हार हुई, लेकिन उन्होंने जिस शौर्य और बलिदान का परिचय दिया वह महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कठिन निर्णय लेने पड़े, वैसे ही इस युद्ध में मराठा योद्धाओं को भी अपने परिवार, राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने जीत तो हासिल की, लेकिन उसने खुद माना, मराठों को हराया जा सकता है, लेकिन उनके हौसले को कभी नहीं कुचला जा सकता। भाग 8, मराठों का पतन। नरसंहार, युद्ध के अंतिम क्षण और भयावह परिणाम। 14 जनवरी 1761 की वह काली सुबह, जब पानीपत का रक्तरंजित युद्ध अपने अंतिम चरण में था। मराठा सेना के हजारों सैनिक अब्दाली की विशाल फौज से घिर चुके थे। सदाशिवराव भाऊ और उनके वीर सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन शत्रु की संख्याबल और युद्धनीति भारी पड़ी। जब मराठा सेना पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, तब अब्दाली ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। इसके बाद पानीपत के मैदान में ऐसा भयानक नरसंहार हुआ जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। मराठा योद्धाओं की तलवारें अब भी दुश्मनों से लड़ रही थीं, लेकिन हर ओर से आती तेज तलवारों की मार, भाले और तीरों की बौछार ने उनके शरीर छलनी कर दिए। घोड़े घायल होकर गिर रहे थे, सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं, और मैदान धीरे धीरे लाशों से पटता जा रहा था। मराठा शिविर में भी हाहाकार मच गया। शत्रु सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर हमला बोल दिया। महिलाओं, बच्चों और घायल सैनिकों को भी नहीं बख्शा गया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 लाख मराठा सैनिक और नागरिक इस भयानक नरसंहार में मारे गए। महाभारत के युद्ध में जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले पड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ था, वैसे ही पानीपत में मराठों को चारों तरफ से घेरकर निर्ममता से काटा गया। बचे हुए लोगों का भाग्य, पराजय के बाद सैनिकों और नागरिकों का हाल। युद्ध समाप्त होने के बाद पानीपत का मैदान खून से लथपथ था। जो सैनिक जीवित बच गए थे, वे घायल अवस्था में कराह रहे थे। अब्दाली की सेना ने इन्हें कैद कर लिया और उनमें से कई को मौत के घाट उतार दिया। मराठा महिलाओं और बच्चों की स्थिति सबसे भयावह थी। शत्रु सेना ने उन्हें गुलाम बनाकर काबुल और बल्ख तक ले जाया। कई महिलाओं ने सम्मान बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। मराठा साम्राज्य की रीढ़ टूट चुकी थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जब इस भयानक हार का समाचार सुना तो वे गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने कहा था, हमने हिंदुस्तान को बचाने के लिए युद्ध किया, लेकिन हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया। पानीपत और अर्जुन का प्रतीकात्मक महत्व। महाभारत में अर्जुन को भीषण युद्ध में अपने प्रियजनों के खोने का दुख झेलना पड़ा था। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में कटते देखा, लेकिन फिर भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। मराठा भी अर्जुन की तरह लड़े, न्याय, स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए। पराजय के बाद भी उनकी लड़ाई की गाथा अमर रही। अब्दाली, जिसने मराठों को पराजित किया था, उसने खुद स्वीकार किया, मैंने मराठों को हराया, लेकिन उनकी वीरता को नहीं मिटा पाया। पानीपत का युद्ध एक भयंकर त्रासदी था, लेकिन मराठों की वीरता और संघर्ष की भावना ने भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। भाग 9, परिणाम और प्रभाव। मराठा साम्राज्य पर प्रभाव। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में मातम छा गया। पुणे में जब यह समाचार पहुंचा
तो पूरा शहर शोक में डूब गया। पेशवा नाना साहेब, जो इस युद्ध के परिणाम से अनजान थे, जब उन्हें यह दुखद समाचार मिला तो वे गहरे सदमे में चले गए। हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, हमारा गौरव समाप्त हो गया, यह वाक्य उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा था। उनके प्रिय पुत्र विश्वासराव इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। सदाशिवराव भाऊ और हजारों बहादुर सैनिकों की शहादत ने पूरे साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था। पुणे की गलियों में मातम पसरा हुआ था। घर घर में औरतें और बच्चे रो रहे थे, क्योंकि किसी का पति नहीं लौटा, किसी का भाई और किसी का बेटा। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 लाख मराठा योद्धा इस युद्ध में मारे गए थे। महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुआ, तब अर्जुन का हृदय फटने जैसा हो गया था। ठीक वैसे ही पेशवा नाना साहेब का दुख हसीन था। कुछ ही महीनों बाद इस गहरे शोक के कारण वे बीमार पड़ गए और जल्द ही उनका निधन हो गया। पानीपत की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि यह पूरे मराठा साम्राज्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक आघात था। भारत की शक्ति संतुलन में बदलाव, युद्ध ने उपमहाद्वीप के भविष्य को कैसे बदला? पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। इस युद्ध से पहले मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था और दिल्ली पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस हार ने उनकी शक्ति को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया। एक अहमद शाह अब्दाली का प्रभाव। हालांकि अब्दाली ने युद्ध जीत लिया, लेकिन वह भारत में अपनी सत्ता को स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर सका। मराठों के प्रतिशोध के डर से वह जल्दी ही अफगानिस्तान लौट गया। 2 मुगलों का पतन जारी रहा। पानीपत की लड़ाई के बाद भी मुगल साम्राज्य कमजोर ही बना रहा। दिल्ली पर अब्दाली का कब्जा था, लेकिन वह इसे लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सका। 3 मराठों की वापसी। इस हार के बावजूद मराठों ने अपनी शक्ति पुनः स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने जल्द ही दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया और 1771 में मुगलों से संधि कर ली। 4 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। मराठों की इस हार ने अंग्रेजों के लिए भारत में अपने पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। पानीपत की लड़ाई के बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने बंगाल, मैसूर और अन्य भारतीय राज्यों में अपने विस्तार की योजना बनाई। 5 अर्जुन और मराठाओं की तुलना। महाभारत में अर्जुन को भी कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। मराठा भी अर्जुन की तरह थे, वे गिर सकते थे, लेकिन हमेशा उठने की ताकत रखते थे। पानीपत की लड़ाई मराठों के लिए एक कड़वी हार थी, लेकिन यह उनके पतन की शुरुआत नहीं थी। उन्होंने अपनी शक्ति को दोबारा स्थापित किया और अगले कुछ दशकों तक भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि भारत में शक्ति का संतुलन हमेशा परिवर्तनशील रहा है। हालांकि अब्दाली ने युद्ध जीता, लेकिन वास्तविक जीत मराठों की थी, क्योंकि वे पराजय के बाद भी अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। भाग 10 पानीपत की सीख और विरासत। युद्ध की सीख। मराठों और भविष्य के भारतीय शासकों ने पानीपत से क्या सीखा? पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भविष्य के लिए एक गहरी सीख छोड़ गया। यह संघर्ष केवल तलवारों और भालों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और राजनीतिक दूरदृष्टि की परीक्षा थी। राजनीतिक और सैन्य रणनीति की चूक। मराठा सेना की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी युद्धनीति में थी। उन्होंने दिल्ली तक तो विजय प्राप्त कर ली थी,
लेकिन उत्तर भारत में स्थायी राजनैतिक संबंध बनाने में असफल रहे। युद्ध के दौरान रसद और सहयोग की कमी उनके लिए विनाशकारी साबित हुई। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे दिग्गज योद्धाओं का सामना किया तो उसने रणनीति और धैर्य से युद्ध लड़ा। अर्जुन ने केवल बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदली। मराठों को भी इसी तरह उत्तर भारत में अपने सहयोगियों को मजबूत करना चाहिए था। अहमद शाह अब्दाली की दूरदृष्टि। अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई में कूटनीति का उपयोग किया। उसने नजीब-उद-दौला, शुजा-उद-दौला और रोहिलों को अपने पक्ष में कर लिया। दूसरी ओर मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने जाटों और राजपूतों से मित्रता नहीं बनाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि मराठा सेना अकेली पड़ गई। मराठों की पुनरुत्थान शक्ति। युद्ध में पराजय के बावजूद मराठों ने हार नहीं मानी। जैसे अर्जुन ने युद्ध में कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी कभी हार नहीं मानी, वैसे ही मराठों ने कुछ वर्षों में अपनी शक्ति फिर से प्राप्त की। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया और उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। शिक्षा। एक युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि कूटनीति और सहयोग से जीते जाते हैं। 2 सेना के लिए रसद और संचार व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। 3 उत्तर भारतीय राज्यों के साथ स्थायी गठबंधन बनाए बिना मराठा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखना असंभव था। 4 स्थानीय समुदायों और शासकों का समर्थन जीतना किसी भी साम्राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। शहीदों की स्मृति। पानीपत के युद्ध का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। हजारों मराठा सैनिक इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पुणे में जब यह समाचार पहुंचा कि विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और कई प्रमुख सेनानायक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो पूरा शहर शोक में डूब गया। हमारे सूरज अस्त हो गए। हमारी वीरता पराजित नहीं हुई, परंतु दुर्भाग्य ने हमें निगल लिया। ऐसे स्वर पूरे महाराष्ट्र में गूंज उठे। महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुआ, तो अर्जुन के मन में असीम पीड़ा हुई। अर्जुन ने शोक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए युद्ध को आगे बढ़ाया। पानीपत के शहीदों की स्मृति भी भारतीय जनमानस में इसी तरह जीवित रही। सांस्कृतिक प्रभाव। 1 पानीपत की लड़ाई पर कई मराठी लोकगीत और काव्य रचे गए, जो आज भी महाराष्ट्र में सुनाए जाते हैं। 2 मराठों की वीरता को सम्मान देने के लिए कई स्मारक बनाए गए, विशेषकर पुणे और पानीपत में। 3 यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसे आने वाली पीढ़ियों ने सैन्य नीति और नेतृत्व की शिक्षा के रूप में पढ़ा। पानीपत की याद क्यों बनी रहेगी? 1 यह युद्ध बताता है कि भारत में राजनीतिक एकता की कमी किस प्रकार विदेशी शक्तियों को अवसर प्रदान कर सकती है। 2 यह संघर्ष मराठों की असाधारण वीरता और बलिदान का प्रतीक है। 3 यह युद्ध भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, सामरिक समझ, गठबंधन और आपूर्ति व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक होती है। निष्कर्ष। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन यह उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प की गाथा थी। यह युद्ध न केवल इतिहास में बल्कि भारतीय लोकमानस में एक गहरी छाप छोड़ गया। जैसे अर्जुन ने महाभारत में धर्म युद्ध लड़ा, वैसे ही मराठों ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। पानीपत केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के शौर्य, बलिदान और नीति की एक दर्दनाक गाथा है।
विश्वास पाटिल ने इस उपन्यास में सिर्फ युद्ध की राजनीति और सैन्य रणनीतियों को नहीं दर्शाया, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति की भावनाओं, संघर्षों और आंतरिक उथल-पुथल को भी जीवंत कर दिया है। यह केवल तलवारों की टकराहट और युद्ध के मैदान में हुई तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन वीर सैनिकों की करुण कथा भी है जो अपने स्वराज्य और सम्मान की रक्षा के लिए लड़े और शहीद हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ का नेतृत्व, विश्वासराव की शहादत, घायल सैनिकों की दयनीय स्थिति और पराजय के बाद मराठा साम्राज्य पर आए संकट का जो चित्रण किया गया है, वह हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि इतिहास केवल विजेताओं की कहानी नहीं होता, बल्कि उसमें पराजितों के त्याग और संघर्ष की भी अमर गाथाएं छिपी होती हैं। यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं हारा गया था, बल्कि रणनीतिक भूलों, आंतरिक फूट और गलत राजनीतिक निर्णयों ने भी इसकी हार सुनिश्चित कर दी थी। फिर भी मराठों का साहस, उनकी अटूट जिजीविषा और लड़ने की अद्वितीय इच्छा शक्ति इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है। पानीपत हमें यह सीख देता है कि बिना एकता, दूरदृष्टि और सही नेतृत्व के कोई भी साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। यह उपन्यास हमें केवल इतिहास की गलती याद नहीं दिलाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने का प्रयास करता है कि पराजय केवल अस्थायी होती है, लेकिन बलिदान, शौर्य और संघर्ष की कहानियां युगों युगों तक जीवित रहती हैं। पानीपत केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक सीख है, जिसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए।